हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे अच्छे से ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 रे ऑप्टिक्स का। ठीक है ना? लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे हम लोग बात किए थे कि कैसे हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होता है। ठीक है, कैसे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है उसका फिनोमेना देखे थे। उसमें हम लोग बात किए थे लेटरल शिफ्ट के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। उसमें बात किए थे एक एंगल के बारे में, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये सब कहानी क्लियर था, जिसमें हम लोग निकाले थे क्रिटिकल एंगल C इज इक्वल टू साइन रिवर्स म्यू आर बाई म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये सब क्लियर हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, TIR का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला एप्लीकेशन आज हमारा होगा मिरेज। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं मिरेज। अब मिरेज आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जब गर्मी के दिनों में आप जा रहे होते हैं रास्ते में कहीं, ठीक है, और सपोज बहुत दूर तक आप देख पा रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है कि रास्ते पे, ठीक है, रास्ते पे क्या होता है, वो थोड़ा पानी पानी टाइप दिखाई देता है, लगता है कि हाँ बारिश हुआ है उधर। लेकिन जैसे हम लोग पास में जाते हैं तो और वहाँ पानी नहीं दिखता, ठीक है, सूखा रास्ता होता है। तो ये जो फेनोमेना हम लोग देख पाते हैं, ये जो हम लोग ये पानी कहीं दूर से दिखाई देता है, इसको हम लोग मिरेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फिजिक्स में एक ऐसे मिरेज कैसे बनता है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है किसका, TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब जाकर मिरेज का फॉर्मेशन होता है। तो पहले उसको देखते हैं कि कैसे ये फेनोमेना होता है, मिरेज हम लोग कैसे दिखाई देता है। ठीक है, इसमें TIR का क्या रोल है उसको समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ठीक, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं यहां पे एक लंबा सा पेड़ है, ट्री, टॉल ट्री। ठीक है, ये टॉल ट्री है हमारे पास। उसके बाद एक बात समझिए, जब गर्मी का दिन होता है, ठीक है, गर्मी का जब दिन होता है तो क्या होता है, जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस, वो सूर्य के किरणों से जब सन रेज पड़ते हैं उस सरफेस पे, तो यहाँ काफ़ी हीट जनरेट होता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। और आप जानते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इस पे आएगा, ग्राउंड सरफेस पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो नीचे में एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे तो चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो अर्थ सरफेस के पास में जो एयर मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, काफ़ी हीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब भी किसी मॉलिक्यूल को हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, वो रेंडम मोशन करने लगता है। ठीक है, और उसका डेंसिटी घट जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आप पढ़े होंगे कि जैसे आप किसी क्या बोलते हैं, कहीं कोई एयर मॉलिक्यूल्स है या गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसमें आप टेम्परेचर देते हो ना, तो उसका क्या होता है, उसका सब कुछ जितना डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो घट जाता है। ये बात आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? तो क्या होगा, ये जो नीचे का जो मीडियम है आपका, जितना नीचे वाला जो ग्राउंड सरफेस का जो मीडियम होगा, वो कैसा बिहेव करने लगेगा, रेयरर मीडियम का बिहेव करेगा। और जो जितना सरफेस से ऊपर जाएंगे वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, वहाँ के मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे, तो डेंसर मीडियम तरह बिहेव करने लगता है। तो ऐसा हम लिखते हैं कि नीचे में हम लोग कैसा बन गया मीडियम, रेयरर मीडियम, और ऊपर में कैसा हो जाता है, डेंसर मीडियम। कैसे रेयरर डेंसर बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए यहां पे एक आप खड़े हैं, यहां पे आप यहां खड़े हैं, ठीक है,
और आप कहीं दूर देख रहे हैं, यहाँ से आप कहीं दूर देख रहे हैं, तो होता क्या है, ये जो टॉल ट्री है ना, उसका इमेज आपको इस ग्राउंड पे दिखाई देता है। मैं जब बनाऊंगा तो ये मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा, लेकिन आप समझेंगे कि रास्ते के बगल में एक ट्री है, एक पेड़ है, और उसका इमेज कहीं रास्ते में बनता है, वहीं हम लोग को दिखाई देता है कि हाँ पानी पानी जैसा दिखाई देता है। इसको मिरेज बोलते हैं। देखिए कैसे होता है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। जब मान लीजिए यहाँ से, अब ये पेड़ से बहुत सारा लाइट निकलेगा, बहुत सारे रेज निकलेंगे। जब यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे तो हर एक रे क्या करेगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करेगा। और जब भी एक रे डेंसर से रेयर जब ट्रेवल करता है तो आप जानते हैं वो बेंड होने लगता है, ठीक है। डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड तो होगा ना, बेंड कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सब बहुत सारा मीडियम, ऐसे मीडियम है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारा आप ऐसे से कर लेते हैं, तो यहाँ से लाइट अगर निकलता है तो कुछ इस तरीके से होते हुए, कुछ इस तरीके से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। ऐसे होते होते ये आपके आंखों में यहाँ जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये डेंसर से रेयर। अब हर क्या होगा, यहाँ पे जो मीडियम होगा उससे हल्का ऊपर थोड़ा डेंसर होगा, उससे हल्का ऊपर वो डेंसर हो जाएगा, नीचे वाला रेयर हो जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे वो डेंसर हो जाएगा और रेयर, क्योंकि धीरे धीरे जितना नीचे रहेंगे उतना डेंसिटी सबसे कम एयर मॉलिक्यूल का। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ते चल जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे से डेंसर मीडियम हम लोग को मिलते चल जाता है, ठीक है। ठीक उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाला रेयर बिहेव करेगा। एक लेयर बाई लेयर समझ लेंगे आप, तो नीचे लेयर रेयर, फिर डेंसर, फिर उसके ऊपर वाला हमारा मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास होगा तो ये उसके लिए रेयर बन जाएगा, ये डेंसर बन जाएगा। ये नीचे वाले के लिए डेंसर था, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले के लिए ये कैसा बन जाएगा, रेयर बन जाएगा। फिर ये ऊपर उसके ऊपर लेके ये रेयर बन जाएगा, डेंसर बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये एक लेयर बन जाता है यहाँ पे डेंसर से रेयर का। और हर जगह यहाँ से लाइट निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट निकलेगा, वो ट्रेवल करते हुए बेंड होते हुए हमारे आँख में पहुँचता है। हम लोग को इमेज कहाँ दिखाई देता है, इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कहीं यहाँ पे दिख रहा है, इधर। ठीक है, समझ में आया? कहीं इधर हम लोग को दिखाई देता है कि इसका, इस पेड़ का इमेज यहाँ दिखता है, यही हम लोग को पानी जैसा दिखाई देता है, वाटर टाइप दिख रहा है कि हाँ पानी है। समझ में आया ना कैसे मिरेज हम लोग का फेनोमेना होता है? इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस मीडियम डेंसर से गया था और डेंसर में पहुंच गया, ठीक है। ये TIR की वजह से होता है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे किसी इमेज, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग को क्या करना हो, सपोज उसका कोई इमेज सपोज ऐसे रखा हुआ है, उसको हम लोग को बिना क्या बोलते हैं उसके, एक मिनट, सपोज हम लोग के पास ऐसा एक प्रिज्म दिया है। प्रिज्म तो खैर हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, प्रिज्म हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप प्रिज्म 10th में थोड़ा जानते होंगे और देखे भी होंगे, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है प्रिज्म का। तो प्रिज्म कुछ राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है, 90 डिग्री वाला प्रिज्म है, एक एंगल 90 डिग्री है। इसमें अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से अगर रे निकल के यहाँ जा रही है, सपोज एक रे यहाँ से निकलेगी, सपोज एक रे यहाँ से, दो रे कम से कम चाहिए होता है इमेज प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रे यहाँ से जाएगी और ये रे यहाँ से जाएगी, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे ये तो सरफेस, ये हमारा एयर मीडियम है, ये μ1 है, ये μg है, सॉरी ये μa है, μg है, μa मान लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है एयर मीडियम में, एयर मीडियम से लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम में, तो ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो बिना बेंड हुए चल जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर जा रहा है तो बिना बेंड हुए चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये ऐसा टाइप का बने कि हम लोग लेते हैं जिसमें ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ, ये इंसिडेंट एंगल जो बन रहा है, ये I1, ये I2, ये क्या होता है ना, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाता है ऐसे। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ से रे निकल जाता है ऐसे, और हम लोग का इमेज इन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए हमको किसी इमेज को इन्वर्ट करना हो, ठीक है,
उसको या फिर उसके सपोज हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, वर्टिकली करना है, तो इस टाइप का हम लोग यूज करते हैं। ये भी टीआईआर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसी में बैंड हो जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पार्ट है टीआईआर का। इसको समझ गया ना कैसे हुआ। यहाँ पे गया परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर था तो कोई बैंड नहीं हुआ। ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है ना, यही तो हमारा क्या है, लाइट अब डेंसर से रेयर जाना था, लेकिन इसका एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन सी है। अब ग्रेटर देन सी होगा तो क्या होगा, उसी मीडियम वापस आ जाता है, तो उस तरीके से वापस आता है। और ये हॉरिजॉन्टल था, ए बी मान लेते हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये हॉरिजॉन्टल था तो ये यहाँ पे वर्टिकल हो गया, पलट गया इमेज। ठीक है, ए बी ऐसे बन गया। तो इन्वर्ट करना हम लोग को इमेज, तो हम लोग इस टाइप का क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म को यूज करते हैं। और फेनोमेना कौन सा यूज होता है, तो टीआईआर यूज होता है। यहाँ पे टीआईआर की वजह से यहाँ पे ये चीज़ दिखा आपको, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एक और फेनोमेना आता है टीआईआर का यूज करते हुए, वो जो डायमंड ग्लो करता है ना, ग्लोइंग ऑफ डायमंड। ठीक है, जो डायमंड ग्लो करता है वो भी टीआईआर की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम लोग जो आप डायमंड देखते होंगे वो काफ़ी चमकता रहता है। ठीक है, शाइनिंग या फिर ग्लोइंग जो भी लिख लीजिए, शाइनिंग ऑफ जो डायमंड होता है, शाइन जो करता है डायमंड, वो इस टीआईआर की वजह से होता है। क्या होता है, जो डायमंड है ना उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज वेरी लेस या वेरी वेरी लो, ये लगभग 23.4 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है डायमंड का क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होगा उसमें हम लोग का, आप खुद एक दिमाग से सोचिए अपने, कि अगर किसी मटेरियल का अगर क्रिटिकल एंगल अगर कम रहे तो हम लोग को टीआईआर ज़्यादा देखने को मिलेगा ना कम देखने को मिलेगा, सोचिए। ठीक है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का। अगर मान लीजिए अगर आपका क्रिटिकल एंगल मान लीजिए ज़्यादा है तो आप इंसिडेंट बढ़ाते जाए, क्रिटिकल एंगल से कम है आपका इंसिडेंट, आइए अगर लेस देन सी है तो टीआईआर नहीं दिखेगा। अगर मान लेते हैं टीआईआर बहुत, एक ए मटेरियल था, ए मटेरियल बी, इसका क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं बहुत कम था, तो ये क्या होगा, बहुत कम एंगल पे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा देगा, क्योंकि इसका सी बहुत कम है। ठीक है, इसके इंसिडेंस से, तो सी अगर कम होगा तो चांसेस ज़्यादा है हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का। ठीक है, इसलिए डायमंड का ना क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, 23.4 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसका चांसेस ऑफ क्या होते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, सॉरी टीआईआर, चांसेस ऑफ टीआईआर ज़्यादा होता है। तो उसका जो डायमंड का जो कटिंग होता है ना, डायमंड का जो कटिंग होता है वो ऐसे हम लोग करते हैं ना, डायमंड का जो कटिंग हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि क्या हो जाए, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा सके। ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, आप देखिए ध्यान दीजिए, कुछ कटिंग ऐसे टाइप का होता होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक लाइट एंटर करता है यहाँ से, सपोज यहाँ से एक लाइट एंटर किया ऐसे, तो यहाँ से कुछ बेंड होता है, ये म्यू एयर है, ये म्यू डायमंड है। ठीक है, तो रेयर से डेंस जाएगा तो, और नॉर्मल ए है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, तो ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल ए है, ये जो एंगल होता है ना ये सी से ज़्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है, फिर ये इधर बेंड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड हो गया। अब फिर से ये जो एंगल बना, ये एंगल ये फिर से सी से ज़्यादा है, ये फिर से बेंड होकर यहाँ चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये जो एंगल बनेगा क्रिटिकल सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से ही बनाते हैं ना हमेशा, तो ये हमारा क्या होगा, फिर से सी से ज़्यादा होगा, फिर ये इसको इधर मोड़ देगा। ऐसे करके ना काफ़ी बार एक लाइट ही काफ़ी बार उसमें घूम जाता है, जिससे हम लोग को साइन करते दिखाई देता है। अगर क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता तब फिर ये यहाँ पे मान लेते हैं, अगर क्रिटिकल एंगल आपका जो इंसिडेंट है उससे ये सी ज़्यादा होता तो ये यहीं से फिर नॉर्मल से निकल कर बाहर निकल जाता है ऐसे, तब इतना बार अंदर में टीआईआर नहीं देखने को मिलता। और फिर अगर एक लाइट यहाँ से एक बार गया, यहाँ से यहाँ चला गया, तो वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गया लाइट का, एक ही रे, मान लीजिए आपका एग्जांपल दे रहे हैं, एक जगह 10 रे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक
मान लेते हैं, सॉरी 1000 रे यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पे अगर 50 रे गिर रहा है, तो किसका इंटेंसिटी आपको किसका ज़्यादा दिखाई देगा? वो 1000 का ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगा। तो अगर एक रे उसी डायमंड में अगर 50 बार घूम जाता है तो वो 50 रे के बराबर आपका लाइट का इंटेंसिटी देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए डायमंड ग्लो करता है, शाइन करता है। ठीक है, तो ये है फिनोमेना डायमंड का। ऐसे डायमंड हम लोग का क्या करता है? शाइन करता है। समझ गए टीआर का फिनोमेना कैसे हो रहा है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपका सिलेबस में से हटा दिया है, नहीं तो ऑप्टिकल फाइबर में भी वही टीआईआर का फिनोमेना से ही हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसफर होता है। ठीक है, बट नहीं है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। 2 एप्लीकेशन बता, 3 एप्लीकेशन बता दिया ना, एक चौथा ऑप्टिकल फाइबर भी आता है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़े थे ना, ग्लास स्लैब पढ़े थे जिसमें वो प्लेन था, है ना। इस बार हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? रिफ्रैक्शन फिनोमेना ही पढ़ेंगे, लेकिन स्फेरिकल सरफेस होगा हमारे पास, कुछ ऐसा कर्व टाइप दिखेगा। ठीक है, अच्छा आपसे कुछ एक बात पूछूंगा पहले, आप लोग मुझे बता दीजिए। अगर मैं एक स्फीयर ड्रा करता हूं ऐसा और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ ये जो रेडियस ये सब तो इक्वल होंगे ना जी। अच्छा मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर कुछ हिस्सा यहाँ से काट लिया, सपोज ये हिस्सा काट के हटा लिया, मतलब कुछ ऐसा ड्रॉ करूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पूरा स्फीयर एक ग्लास से बना हुआ था। ठीक है, ये स्फीयर पूरा एक ग्लास से बना हुआ था, पूरा मतलब कि सॉलिड ग्लास था। उसमें से ये हिस्सा काट के हम निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या इस हिस्से का भी एक सेंटर पॉइंट दिखेगा? समझ में आ रहा है? अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे, तो क्या इसका इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट दिखाई देगा? जैसे अब इसका इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि एक स्फेरिकल पार्ट का जो हिस्सा होता है, जो छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये सब चीज़ जरूरत पड़ेगा आगे। लेंस जब पढ़ेंगे आप, तो लेंस तो एक स्फेरिकल शेप काटा हुआ चीज़ को ही हम लोग लेंस बोलते हैं ना। स्फेरिकल ग्लास को अगर कट कर लेते हैं तो उसको लेंस बोलते हैं। तो उसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग, जो इसका सेंटर कुछ होगा सी पॉइंट, इसी को पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का एक कर्व है, उसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये जो हम लोग का स्फेरिकल पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा जो काटा था, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन, ये समझ गए आप लोग, सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे जो मैंने यहाँ से जो रेडियस ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे, तो क्या इस पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है? इस सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकुलर ये 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए, क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाता है? ठीक है, कह सकते हैं मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास कर रहा है, उस टेंजेंट और इस रेडियस में 90 डिग्री बनता है, तो आप जानते हैं ना। तो बस इतना ही समझिए कि उस पॉइंट, पार्टिकुलर उस पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट टाइप दिखता है, ठीक है। अगर छोटा सा हिस्सा काट लिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे गिराएंगे तो 90 डिग्री तो बनाएगा, इसके साथ 90 डिग्री तो बनेगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री बनता है। ये चीज़ बस ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर एक नॉर्मल गिराते हैं, एक लाइन खींचता हूँ, तो ये जो होगा एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ये सपोज एन, मान लीजिए नाम दे दीजिए क्या, एन टी पी, एन टी सी। अगर मैं एन टी सी बोल दूँ, ठीक है, तो क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ भी ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि ये रेडियस ही तो है ना। समझ पा रहे हैं ना बात मेरा? बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका सब यूज है अभी। ठीक है, आपको ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग स्फेरिकल शेप का कर्वेचर है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता होगा, उसका एक रेडियस होता होगा, और वो रेडियस हर एक उस पॉइंट पे कहीं भी ड्रॉ करने से वो 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए अब लेते हैं
अब इस टॉपिक को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा कुछ स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर बोल रहा हूँ, स्फेरिकल कुछ सरफेस है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्फेरिकल है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने स्ट्रेट कर दिया ताकि मीडियम को अलग अलग दिखा सकूं। अच्छा, यहाँ पे इसका ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। यहाँ से ये लाइन पास करते हुए जाएगा और इसका एक फिर से सी होगा, कहीं ना कहीं सी पॉइंट दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं बोल दूंगा सी। ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पोल है, ठीक है। अच्छा, ये कहलाता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करके जाता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये अपना क्या है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, और एक चीज, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे गिरा दूं तो आप बोल सकते हैं ना, ये हमारा फिर से ये हो गया एन, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये टी है और ये सी है, एक नॉर्मल है, एन टी सी इज नॉर्मल टू दिस कर्वेचर, मान सकता हूँ ना, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग ना टी पॉइंट और पी पॉइंट ना काफ़ी पास मानते हैं, दिखाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है थोड़ा दूर दूर में, लेकिन एक बहुत छोटा, एक कर्वेचर बहुत छोटा होता है, उसका जो ये पॉइंट पी और टी आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। बस अब मैं इतना छोटा बनाऊंगा तो फिर समझाऊंगा कहाँ पे, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना है। तो हम लोग टी एंड पी को काफ़ी पास मानते हैं, और उसके वजह से अगर मान लीजिए यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, मान लीजिए पी डैश है तो हम बोल सकते हैं टी पी डैश बराबर होता है टी पी के। जो टी पी ये आपको कर्वेचर टाइप दिख रहा है ना, भले थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लगभग मान लेते हैं ये क्या है, इक्वल है, टी पी डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी पी मान लेते हैं, ठीक है। तो आगे से कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग टीपी को ही परपेंडिकुलर मानेंगे, टीपी को ही परपेंडिकुलर मान लेंगे। अलग बात है कि टीपी डैश परपेंडिकुलर है, लेकिन अपन लोग एजम्पशंस लगा लेंगे टीपी डैश लगभग और टीपी के बराबर है, इसलिए वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन मान के चलेंगे, ठीक है। ये एजम्पशंस लगाएंगे हम लोग इसमें। और क्या, चलिए इतना तो आपको आता है। मान लेते हैं इधर मीडियम वन है, इधर मीडियम वन है जिसको म्यू वन बोल रहा हूँ मैं, ये मीडियम वन हो गया, इसका रिफ्लेक्टिवनेस म्यू वन, इधर मीडियम टू हो गया, इसका रिफ्लेक्टिवनेस म्यू टू बोल दे रहा हूँ, ये म्यू वन हो गया, म्यू टू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज तो आपको होगा कि हम लोग पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो भी मेजरमेंट होगा किसी भी पोजीशन का वो पोल से ही होता है, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट हम लोग का पोल से ही किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये पॉइंट ओ है, इसका अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे बहुत सारी रेज़ निकलती हैं, लेकिन हम लोग को कितना, कम से कम दो बस चाहिए, किसी भी इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होता है। अलग बात है बहुत सारी रे निकलेंगी, लेकिन हम लोग बस दो ही रे को कंसिडर करेंगे क्योंकि हम लोग को दो से काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ओ से मान लेते हैं एक रे सीधी ऐसे सीधी निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ से एक रे ऐसे गई। अब जो रे ऐसे जाएंगी, आप खुद सोचिए ना कि यहाँ पे ये सरफेस पे हम लोग बताए थे, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सरफेस पे परपेंडिकुलर रे गिरता है तो बिना रिफ्रैक्शन के वो चल जाता है, बताए थे बात, बिना रिफ्रैक्शन के ये अपना सीधा सीधा निकल जाता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा ना, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन जो खींचे हैं ये 90 डिग्री बना रहा है ना यहाँ पे, तो ये रे यहाँ से निकलेगी वो सीधी से निकल जाएंगे ऐसे बिना रिफ्रैक्शन किए, ठीक है। अच्छा, अब एक रे मान लेते हैं यहाँ से निकालते हैं, दूसरा मैं यहाँ से एजम्पशन लगा रहा हूँ कि यहीं से ले रहे थे, ठीक है। कुछ यहाँ से गई ये रे, घबरा गया, ठीक है। अब एक रे ऐसे गई, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का एजम्पशन लगा रहा हूँ कि μ1 रेयरर है और μ2 डेंसर है। रेयरर से डेंसर की लाइट हम लोग का रे ट्रेवल कर रही है, ये हमारा कंडीशन है, μ1 इज लेस देन μ2। तो क्या होगा,
अगर ये मीडियम, अगर ये हम लोग का पार्टीशन नहीं होता, ये सरफेस, ये जो बाउंड्री, ये जो कर्वेचर है वो अगर नहीं प्रेजेंट रहता, ये दो मीडियम अलग अलग नहीं होते, तब ये यहाँ से निकल करके सीधा से निकल जाती, ऐसे ऐसे चली जाती। अगर ये नहीं होता, लेकिन है ना, है तो क्या होगा, अब डेंसर, रेयरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल ना अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल पॉइंट कौन सा है, NTC, ये नॉर्मल है। तो ये हमारा एंगल कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा I, ये कहलाएगा I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से बनाते हैं जो एंगल, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अगर ये मीडियम नहीं होता तो चल जाती है, लेकिन मीडियम है तो ये बेंड होगी, किधर बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर, मतलब इधर, नॉर्मल ये हमारा है, तो ये रे कुछ इधर बेंड होंगी, तो बेंड होकर कहाँ चल जाएंगी, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ चली आई। अब ये जो रे यहाँ से गई ऐसे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो एंगल बनाएंगे नॉर्मल के साथ उसको कहेंगे R, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये I हो गया, ये R हो गया। और मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो रे बनाई है उसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा एंगल है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है इस सरफेस से जो बना रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ बीटा। और ये जो अभी इमेज जो बना आपका I, ये इमेज पॉइंट है, यहाँ पे इमेज बनेगा क्योंकि ये रे यहाँ से गई है और ये यहाँ से पहुँची, तो दो रे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमारा इमेज बनता है, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे था, ये भी इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्शन के बाद सीधा से निकल गया था, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया हूँ, और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे आया, तो दोनों यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। वो दोनों सच में मिले तो रियल इमेज बना है, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे बनेगा, इतना सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये है सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसका यहाँ से यहाँ ये जो कहलाता है दूरी क्या कहलाता है, ये कितना होगा, R के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा R, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस टर्म याद रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब याद रखेंगे। और इमेज जहाँ बनता है सभी मेजरमेंट यहीं से लेना है, P से, ठीक है। ये जहाँ बना उसको कैसे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे, ठीक है। V हमारा होगा अब इमेज डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ये डायग्राम सबको क्लियर है। हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस था, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, हमने जस्ट बताया आपको क्लियर हो गया है। वहाँ से हम लोग इस जो कर्वेचर का कुछ एक मिड पॉइंट होता है, उसको पोल बोलते हैं। उस पोल से जो लाइन पास करती है सेंटर को देते हुए, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकलेंगी। अच्छा, उसके पहले एक और AC से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये NTC मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हूँ। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकलेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके रे निकलेगी, रे निकल करके यहाँ पे इंसिडेंट होंगी और ये परपेंडिकुलर गिरे तो सीधे सीधे चल जाएंगी। यहाँ से सेकंड रे यहाँ से निकलेंगी और मैं बोल रहा हूँ μ1 लेस देन μ2 है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी। तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होने से क्या होगी, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, और ये यहाँ पे जहाँ मिलेंगे वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इमेज डिस्टेंस। ये एंगल अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कितना बना रहा है, ये सपोज गामा बना रहा है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल हो गए, ठीक है, इस तीनों से। तो ये है कहानी टोटल। अच्छा, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, μ1 है, μ2 है, ये है टोटल कहानी आपका स्फेरिकल सरफेस का, मतलब कि उसका डायग्राम का, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि क्या इसमें क्या रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। स्फेरिकल में जैसे जब आप लाइट पास कराते हैं तो उसमें क्या रिलेशनशिप आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, R, इस समय क्या रिलेशन बनता है उसको अपन लोग देखेंगे अभी, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है टोटल एक्सप्लेनेशन, आपको इमेज पूरा ये जो डायग्राम मैंने बनाया सब क्लियर हो गया ना, क्या 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 है। चलिए, तो अब ध्यान देंगे हम लोग, पहला ट्रायंगल लेंगे हम लोग। ट्रायंगल लिया जाए हम लोग कौन सा, ये वाला OTC। ध्यान देंगे ट्रायंगल OTC में, इन ट्रायंगल OTC, ये ट्रायंगल में ध्यान देंगे सब कोई। OTC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, आप याद कीजिए, आप पढ़े होंगे बचपन में 7th क्लास में कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल के बराबर होता है। जैसे एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल AB और C है, ठीक है। अब ये एंगल सपोज जो बना है ना, ठीक है, ये एंगल C जो होगा वो क्या होता है, इसके अपोजिट। अब इस
इसके अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों के समेशन के बराबर होता है, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े ना कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में अगर ध्यान देंगे तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, ओ टी सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये अल्फा है, बीटा है और इधर आई बन रहा है, तो आई एक्सटीरियर एंगल है। तो आई बराबर हो सकता है क्या, आई बराबर हम लिख सकते हैं क्या, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, ठीक है। सिमिलरली अभी ध्यान देंगे ट्रायंगल हम लोग का सपोज ले लीजिए टी सी आई, ठीक है, टी सी आई ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। तो यहां पे आप देख पाएंगे इन ट्रायंगल टी सी आई ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, टी सी आई, इस ट्रायंगल में ये और ये इसके बराबर होंगे बीटा के, लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, यहां से आर कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे पॉइंट अप्लाइंग लिखेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट टी, क्या मिलेगा हमें, स्नेल्स लॉ टी पॉइंट पे लगाएंगे, ये μ1 है, μ2 है, दो मीडियम है, आई है, आर है, तो साइन आई बाई साइन आर आप पढ़े हैं ना, आपको हमने याद कराया था कैसे, हम लोग याद करेंगे कैसे, साइन आई इंटू μ1 इज इक्वल टू साइन आर इंटू μ2, यहाँ से हम लिख लेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1, ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं जब बोल रहा था आपको बताया था कि ये बहुत छोटा कर्वेचर होता है। अब छोटा होने से P और T पॉइंट बहुत पास होते हैं, और उस बहुत पास होने से मान लीजिए, अगर थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन कराना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये पॉइंट एकदम यहीं पे होता, तब ये जो हमारा रे निकलता वो इसी, अब ये कर्वेचर बहुत छोटा हो जाता है ना, यही एकदम इतना ही है। अब यहाँ से रे निकलता यहीं पे जाता, तो ये एंगल जो अल्फा है बहुत छोटा हो जाता, 10 to 0 हो जाता। तो बाकी ये भी एंगल हम लोग का कैसा दिखता, ये जो यहाँ से नॉर्मल पास होता, बीटा भी बहुत छोटा होता, गामा भी वैसे हम लोग छोटा, अल्फा बीटा गामा एकदम छोटा छोटा मिलते, ठीक है। ये जितना भी हम लोग का एंगल मिल रहा है वो बहुत छोटा छोटा मिलता, क्या बात समझ में आ रहा है। ये आई भी हम लोग का कैसा दिखता, आई भी छोटा होता, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आई भी छोटा, और सभी एंगल जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सब छोटे हो जाते, मतलब 10 to 0 ऐसा बोल सकते हैं आप। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अल्फा लगभग, या फिर ऐसे बोलिए अल्फा टेंड्स टू 0, और जब अल्फा 0 को टेंड करता है तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा या फिर टेन अल्फा, बीटा इक्वल ऑल्सो टेंडिंग टू 0, दैट इम्प्लाई बीटा कैन ऑल्सो बी रिटेन एज साइन बीटा और टेन बीटा। ये आपको पता है ना, ये सब चीज़ आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना। गामा भी सिमिलरली अगर 10 to 0 हो रहा है तो गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन गामा और टेन गामा। वैसे ही आई अगर आपका 10 का 0 की ओर, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं साइन आई, ठीक है, या फिर टेन आई, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आर अगर 0 की ओर 10 करेगा तो आर बराबर हो जाएगा कितना, साइन आर, ठीक है। आप पढ़े ना प्रॉपर्टी में, जब साइन थीटा इक्वल टू, सपोज साइन थीटा दिया है वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और थीटा सपोज टेंड करता है 0 की ओर, तो आप लिखते हैं ना वाई इज इक्वल टू थीटा के बराबर मान लेते हैं ना, तो थीटा हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं ना, अगर थीटा 0 की ओर टेंड करेगा तो थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं ना। वही प्रॉपर्टी यूज किया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, जब एंगल 0 की ओर टेंड करता है तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, ठीक है। उल्टा भी ऑल्सो ट्रू होता है, उल्टा भी बोलेंगे तो वही बात होगा, ठीक है। अगर थीटा टेंड करे 0 की ओर तो थीटा ऑल्सो बिकम साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे, एजम्पशंस लगा रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं एजम्पशंस में कि ये जो है बहुत छोटा मान रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब ये जो हम लोग का टी पॉइंट पी पॉइंट के पास है, और उसके वजह से आई हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, साइन आई के बराबर, या फिर ऐसे बोलिए उल्टा बोल लीजिए, साइन आई हम लोग लिख सकते हैं आई के बराबर, एंड साइन आर लिख सकते हैं आर के बराबर। इसको एजम्पशंस मानते हुए ऊपर में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, कितना मिल जाएगा,
आई बाई आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब आई और आर का इक्वेशन यहाँ 1 2 में आई और आर का वैल्यू पता है, इसको यहाँ पुट करेंगे। उसको जब पुट की जाए तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं आई हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा बाई आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, सॉरी म्यू टू बाई म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कितना हो जाएगा जी, इस जगह इधर तो ये हो जाएगा अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू वन इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो बीटा म्यू टू माइनस गामा म्यू टू। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? यहाँ से देखिए कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, इसको बीटा बीटा को पास ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा अल्फा म्यू वन प्लस गामा म्यू टू, और ये इधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बीटा कॉमन चल जाएगा, हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। समझ में आया क्या? मैथ्स तो सिंपल मैथ्स है, कुछ इसमें मैंने किया ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ें, चलिए इसको थोड़ा मैं इधर मिटाता हूँ ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा सकूँ। इसको मिटा करके आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा सभी किधर के टेंड कर रहे हैं, जीरो की ओर, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। ठीक है, अल्फा लगभग बराबर है ना 10 अल्फा के, ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें अगर 10 अल्फा लिखेंगे इस वाले से, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, हम बोल रहे हैं ना टी पी डैश और टी पी को हम लोग बराबर माने, मैंने कि ओ पास पास में है तो वो परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो अगर 10 अल्फा लगाएंगे इस ट्रायंगल में, ध्यान देंगे ट्रायंगल ओ टी पी डैश, जिसमें ये ट्रायंगल में हम लोग टी पी डैश को टी पी मान रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ टी पी डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टी पी लिख सकते हैं। 10 अल्फा कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड कौन सा है, टी पी डैश, तो वहाँ पे मैं टी पी लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पास में हो दोनों। और ये हो जाएगा कितना, ओ पी, ये हो जाएगा ओ पी, टी पी बाई ओ पी, अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू टी पी बाई ओ पी इन ट्रायंगल ओ टी पी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ें। सिमिलरली बीटा भी क्या हो जाएगा, नियरली अबाउट 10 बीटा हो जाएगा, छोटा एंगल है तो 10 बीटा लगाइए तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा टी पी डैश बाई पी डैश सी। लेकिन हम लोग इसको बराबर आता है, मैं लिखूंगा टी पी बाय पी सी, टी पी बाय पी सी। ठीक है, सिमिलरली आप लगा लेंगे गामा, गामा में बोल सकते हैं 10 गामा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 गामा, 10 गामा लगाइए तो इस ट्रायंगल में, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, इस वाले में, ठीक है, यहाँ से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे टी पी को फिर से टी पी मानेंगे, टी पी डैश को, तो टी पी बाय ये पी आई, ये जगह टी पी बाय पी आई। इस अब अल्फा को मैंने 10 अल्फा मान लिया है, तो अल्फा की जगह पे 10 अल्फा पुट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा टेंड कर रहा है जीरो की ओर ना, तो वो लगभग बराबर मान लिया है। तो अल्फा की जगह पे 10 अल्फा, बीटा की जगह पे 10 बीटा और गामा की जगह 10 गामा लिख सकते हैं। तो उसको तीनों को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, दैट इम्प्लाई अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 10 अल्फा। ठीक है, 10 अल्फा म्यू वन प्लस गामा की जगह रखेंगे 10 गामा म्यू टू इक्वल टू 10 बीटा म्यू टू माइनस म्यू वन। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 10 अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, टी पी बाय ओ पी म्यू वन प्लस टी पी बाय 10 गामा कितना, टी पी बाय पी आई म्यू टू। ठीक है, इक्वल टू 10 बीटा कितना हो जाएगा, टी पी बाय पी सी म्यू टू माइनस म्यू वन। टी पी कॉमन जाकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 बाई, चाहे ऐसे लिखिए म्यू वन बाई ओ पी प्लस म्यू टू बाई पी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी। अब यहाँ पे हम लोग ओ पी पी आई पी सी को उनके वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन में देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पहला तो याद रखेंगे सभी मेजरमेंट पोल से होते हैं। ठीक है, सेकंड बात क्या होता है, साइन कन्वेंशन में ध्यान देने वाला बात क्या होता है कि अगर हमारा रे जिस साइड जा रही है और उधर ही ऑब्जेक्ट दिखेगा तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। अगर उसके अपोजिट, मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा,
अब इसके इधर ध्यान देना है। अगर रे आपका इधर जाते दिखाई दे रही है, इस साइड के इधर, और रे जहाँ दिख रही है कि सच में मिल रही है, तो वहाँ पे हम लोग क्या सच में मिले चाहे नहीं मिले, सच में मिले चाहे मिलते दिखाई दे, तो उधर हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। और रे जिधर जा रही है उसके अपोजिट में कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है, चाहे कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इमेज भी चाहे इधर भी दिख रहा है, तो उसको उस एलिमेंट को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। जिधर रे जा रही होती हैं, अगर हमारा ये पार्टीशन लाइन है और रे यहाँ से जा रही हैं, तो उस साइड, इस रेफरेंस पॉइंट के उस साइड जितनी भी आपको एलिमेंट दिखाई देंगी सभी पॉजिटिव मानी जाती हैं, और इसके इस साइड नेगेटिव मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रे ऐसे जा रहा है, तो रे, अब ये पार्टीशन लाइन है, रे का इस साइड, ये पार्टीशन लाइन से इस साइड क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इधर नेगेटिव आते दिखाई देगा। तो अगर रे यहाँ से ऐसे गया और ये इधर से गया रे, तो ये इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, राइट में बना, पॉजिटिव बना कि रे के डायरेक्शन बन रहा है इमेज, तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, रे के डायरेक्शन में ही तो हमारा आर भी है, इधर ही तो आर है, हमारा रे इधर है और हमारा रेफरेंस ये है, और ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो हमारा रे का जस्ट अपोजिट में दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूजिंग साइन कन्वेंशन, ठीक है, यूजिंग साइन कन्वेंशन एंड रिप्लेसिंग ओपी, पीआई एंड पीसी, ठीक है, हम लोग क्या मिल जाएगा जी, हम लोग ओपी बराबर कितना लेंगे, ओपी हमारा इधर है ना, मिल जाएगा माइनस यू, ठीक है, माइनस यू, और पीआई कितना है, पीआई कहाँ गया, पीआई कैसा है, ये डायरेक्शन, ये रेफरेंस के इधर ही है, इधर रे इधर जा रहा है तो इधर ही बन रहा है, इधर प्लस भी लेंगे, और क्या है पीसी कितना है जी, पीसी कहाँ है, पीसी ये रे के इधर ही है, तो ये प्लस आर होगा। तो इसको ओपी, पीआई, पीसी को कोरस्पॉन्डिंग उसके साइन के साथ डाल देंगे, तो आपका इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन कितना मिलते दिखाई देगा, यहीं पे देखिए, μ1 बाई ओपी की जगह कितना हो जाएगा, माइनस यू, प्लस μ2 बाई पीआई की जगह कितना हो जाएगा, प्लस बी, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई पीसी की जगह कितना हो जाएगा, आर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये है आपका फाइनल इक्वेशन व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन स्फेरिकल सरफेस, उस समय ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, वी यू आर μ1 μ2 के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। सब ये यहाँ तक दिख रहा है आपको, लास्ट में दिखाई पड़ रही है ना, चलिए, तो ये है आपका टोटल कहानी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए, इस पे अगर हो सके तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको, मान लेते हैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, एक स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे कुछ ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है, एक पॉइंट P है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ O रखा गया है, इसका दूरी दिया है P से कितना दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ठीक है, वो यहाँ से मान लेते हैं कितना दूरी पे है, वो यहाँ से सपोज ये दिया है कितना, ये भी 30 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है, अब यहाँ से एक रे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कहीं ना कहीं इमेज फॉर्मेशन होगा आई पूछ रहा है कहाँ पे बनेगा। ये μ1 आपको दिया है सपोज कितना 1, μ2 दिया है 1.5, आपसे पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस मैंने v बताइए, ये हमारा v होगा, ठीक है, v कितना होगा बताइए, कर पाएंगे, आसान है, बस पुट कर दीजिए उसमें वैल्यू, ठीक है। साइन कन्वेंशन लेकिन ध्यान देंगे, ठीक है, आप साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। तो कितना फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले थे, कितना आया था जी, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बता देंगे, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ट्राई कर लिए, आंसर आ गया सबका, चलिए पुट कर लीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, μ2 कितना दिया है 1.5, b तो निकालना है, μ1 कितना दिया 1, u कितना दिया 30, ठीक है, समझ में आया। ये कितना हो जाएगा, μ2 कितना है 1.5, ये 1, r कितना दिया है
30, यहाँ से 1.5 बाई वी इक्वल टू इधर चल जाएगा, कितना जाएगा 1.5 माइनस 1/2 जाएगा, 1/2 1/60 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस बन जाएगा 1/30। इसका देखिए यहाँ गलती हो रहा है, साइन के साथ हो रहा था ना यू, मैंने प्लस डाल दिया, यहाँ पे क्या होगा ये -30 होगा, ठीक है -30 होगा। क्यों बोलिए, क्योंकि यहाँ से ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है P, ये रे इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो हमारा रेस इधर क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, वहीं पर कहाँ गलती हो गया है, ये होगा 30, ठीक है ये -30 जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे यू नेगेटिव, यहाँ पे आप अगर लिखेंगे तो यू कितना यू 30 लिखेंगे, भी तो हम लोग इधर मिल रहा तो प्लस होगा, जो भी होगा प्लस भी होगा, और क्या हमारा आर जो होगा ये रेडियस टेम्परेचर आर है, ये भी हमारा प्लस 30 होगा, ठीक है म्यू तो हमारा उसमें तो साइन नहीं देखना, बट ये सबको साइन से डालना है, ठीक है मैं बोल रहा था दिमाग से लग गया, इसको -30 पुट करना, ठीक है यहाँ से सॉल्व करने पड़ जाएगा, इसको मिटा दीजिए, यहाँ से इस सबको मिटा देते हैं, एक बार इसको पुट करते हैं, μ2 बाई ये प्लस भी होगा माइनस μ1 बाई यू कैसा -30, ठीक है इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, μ2 कितना दिया है 1.5 बाय μ1 कितना दिया है, सॉरी ये v कितना दिया, v निकालना है, माइनस μ1 कितना दिया 1, और ये कितना जाएगा माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 1/30 जाएगा, समझ पा रहे हैं 1.5 माइनस 1 बाई आर कितना दिया 30, ठीक है वो प्लस 30 होगा, ठीक है ना साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, मेरे दिमाग में गया साइन कन्वेंशन को देखना था हम लोग को, ठीक है यहाँ से कितना आ जाएगा जी, यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको चलेगा तो ये जाएगा, अच्छा ये कितना 1/60 हो जाएगा ना, इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1.5 बाई v इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30, रिजल्ट करने से कितना आ जाएगा, फिर जाएगा 60 आएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 1/60 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा 1.5 बाई v इक्वल टू माइनस 1/60, ठीक है इसको लिख सकते हैं 1.5 को 15/10 v इक्वल टू माइनस 1/60, 0 से 0 गया तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू जाएगा -90 सेंटीमीटर, -90 सेंटीमीटर मतलब कहाँ दिख रहा है इमेज, इमेज कहाँ बनेगा बताइए, इमेज बनेगा आपको -90 मतलब कि इधर नहीं बनेगा इमेज, कहीं पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा, इधर भी इधर दिखाई देगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, भी हम लोग पॉजिटिव माने थे, ठीक है हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है जैसे हम लोग याद कीजिए फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स जब करते थे ट्राई करते थे, हम मान लेते कि हाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है तो या फिर करंट का इक्वेशन याद कीजिए किरचॉफ लगाए थे, तो मान लेते थे कि हाँ इसमें करंट सपोज इधर से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अगर आंसर प्लस का आता तो मान लेते थे कि हाँ ठीक है क्लॉकवाइज ही, अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता तो बोलते नहीं हमारा जो एजम्पशन से गलत है करंट उल्टा फ्लो करेगा, ठीक वैसे ही हमारा एजम्पशन लगा रहे हैं कि पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव एजम्पशन लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बी कैसा दिया, अगर पॉजिटिव लगा तो बोलते कि नहीं हमारा एजम्पशन सब सही है, लेकिन बी ऐसा नेगेटिव आ गया, हमारा एजम्पशन गलत है, इमेज इधर नहीं बनेगा, इमेज इधर बनेगा, इस सिचुएशन में इमेज 90 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक है समझ में आ गया, ये है टोटली रिफ्रैक्शन फ्लो स्फेरिकल सरफेस, ठीक है इसको देखिए, ठीक है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना चलिए थैंक यू।